दोस्तों, आज पेश है राजा का बज गया बाजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक आंख वाले गधे में आपने पढ़ा पीछे, अब और पढ़िए, आगे पढ़िए। वह अपना जादुई गलीचा लेने शाही मेहमान खाने में पहुंचा, जहां डाकू पकड़ सिंह की बेटी कामनी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ प्रीतम, तुम इतनी विचलित क्यों दिखाई दे रही हो, और महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया है? अब तुम्हें क्या बताऊं प्रिय, मुझे लगता है महाराज मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं, कहकर टन गोपाल ने कामनी को सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर कामनी चिंतित हो उठी। अब तुम क्या करोगे प्रीतम? प्रिय, कहाँ ढूंढोगे एक आंख वाले गधे को? उस उजाड़ जंगल के अलावा उसे और कहाँ ढूंढूंगा? खैर तुम चिंता न करो, जब तुम्हारे पिता का जादुई गलीचा मेरे पास है तो उसे पाताल तक से भी खोज निकालूंगा। उसके बाद ठन गोपाल जादुई गलीचे पर गलीचा उठाकर फर्श पर बिछा दिया। अच्छा फिर प्रिय, मैं चलता हूँ, मेरे लिए तुम किसी किस्म की चिंता न करना, शीघ्र लौटाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी प्रिय। और चल जादुई गलीचे मुझे उजाड़ जंगल पहुंचा दे। तो तुरंत ही गलीचा राजमहल से निकलकर उजाड़ जंगल की ओर उड़ने लगा। महाराज, लगता है वह उजाड़ जंगल की ओर जा रहा है शायद, लेकिन फिलहाल हम उसके विषय में नहीं बल्कि जादुई गलीचे के विषय में सोच रहे हैं। निस्संदेह वह अद्भुत है। जादुई गलीचे ने ठन गोपाल को कुछ देर में ही उजाड़ जंगल में पहुंचा दिया। इतने बड़े जंगल में भला उस गधे को कहाँ ढूंढूंगा? खैर कोशिश करो, करनी होगी, वरना वरना जान है दोनों में जाना होगा। वो ठन गोपाल गलीचे को तय करके अपने कंधे पर डाला और गधे को आवाज लगाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। अरे भाई, एक आंख वाले गधे, कहाँ हो तुम? आवाज दो, कहाँ तुम? और सौभाग्य से ठन गोपाल को ज्यादा देर नहीं लगी। भाई, एक आंख वाले गधे, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मेरी जान बचाओ। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? मैं यहाँ हूँ। ओह गधे भाई, तुम अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मेरी जान सूखी जा रही थी। लेकिन भाई, तुम मुझसे क्या तलाश कर रहे थे? डाकू पकड़ सिंह और उसके साथियों को तो राजा की सिपाही पकड़ ले गए, अब तुम्हारी जान भी बच गई। कहाँ जान कहाँ बची है भाई? एक तो मैं तो एक बार फिर भारी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि तुम मेरी मदद न की तो बेमौत मारा जाऊंगा। ऐसा क्यों भाई? मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद कर सकते हो। ओ गधे भाई, कृपया मेरा धन मुझे लौटा दो, जिसे तुम पोखर किनारे बड़ी बेदर्दी से हजम कर दिया। यदि तूने वह धन वापस नहीं किया तो राजा मेरी प्यारी गर्दन धड़ से जुदा कर देगा और बिना विवाह किए कुंवारा मर जाऊंगा। ओ यह बात है। तो तो सुनो भाई, मैं तुम्हारा धन तुम्हें लौटा सकता हूँ, लेकिन बदले में मेरा भी एक काम करना होगा। वह क्या काम करना है? तुम्हें तुम्हें कुहलोक जाकर जादूगर चंदनहार से मिलना होगा। कुहलोक चंदनहार, लेकिन मैं कुहलोक के विषय में नहीं जानता। वह सब कुछ तुम्हें मैं बता दूंगा। बोलो, तुम मेरा काम करोगे को तैयार हो? लेकिन चंदनहार को प्राप्त करने तुम्हें क्या करोगे? तुम जब तुम यह हार लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे सब कुछ बता दूंगा। वैसे विश्वास रखो, तुमसे कोई धोखा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा फायदा ही होगा। ठीक है भाई, तुम्हारी यही शर्त है। तुम चाहे अच्छा हो या अनिच्छा से काम करना होगा। धन्यवाद भाई। अब तुम देर न करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाऊं, मैं तुम्हें कुलोक के द्वार पर पहुंचा देता हूँ। ठीक है, कहकर टन गोपाल एक आंख वाले गधे की पीठ पर सवार हो गया और पीठ पर सवार होते ही एक गधे ने लंबी छलांग लगाई और हवा में बातें करने लगा। अजीब है, एक आंख वाला गधा, क्या रहस्य हो सकता है इसका? कुछ क्षणों बाद यही है कुलों का द्वार, यानी कि यह कुआ हुआ। यह
तुम क्या कह रहे हो गधे भाई? भला ही सूखा कुआं किसी लोक का द्वार कैसे हो सकता है? मुझे तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब तुम अपने जादुई काजलीचे पर सवार होकर भीतर प्रविष्ट होगे तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। ओ अच्छा गधे भाई, तुमने यह बताओ कि कुलोक में वह जादूगर कहाँ रहता है और कौन है और उसका क्या नाम है? उसका नाम चित्रण दंड है और वह कुलोक का राजा है। उसे तुम उसके महल में ही पा सकते हो। क्या कुलोक में मेरी तरह के इंसान भी होते हैं? सारे इंसान तुम्हारी तरह नहीं हैं, केवल पांचवा भाग है तुम्हारी तरह इंसानों का। बाकी वहाँ विभिन्न आकार के प्राणी बसते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, वहाँ पर तुम कोई भी संदेह नहीं करे पाएगा। हाँ, तुम्हें चंदनहार की प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि की जरूरत इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस बस अब समय बर्बाद न करो, अपना गलीचा बिछाओ और सवार होकर इस कुएं में प्रविष्ट हो जाओ। ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करता हूँ। और जब ठनठन गोपाल जादुई गलीचा जमीन पर बिछाने के बाद उस पर सवार हुआ, एक बात का ध्यान रखना भाई, हो सकता है कुलोक में कोई और भी उस हार को तुमसे प्राप्त करने की कोशिश करे, लेकिन वह हार किसी को हरगिज मत देना और न ही किसी को मेरे विषय में बताना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। और चल रहे में जादुई कालन मुझे कुलोक के किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। वो गलीचा तुरंत ही कुलोक में प्रविष्ट हो गया। ओ, या तो घटाटोप अंधकार है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। और गलीचा काफी नीचे तक अंधकार में उठता रहा, फिर अंधकार समाप्त हुआ। वह कितनी सुंदर नगरी है कुलोक। लोक ऐसा लगता है जैसे सोने की चांदी की बनी बनाया गया है। अरे देखो, विचित्र नज़ारा। जरूर है कोई अजनबी है, वरना इस तरह हमारे देश में उड़कर ना आता। कहीं वह हमारे नए महाराज चित्तदंड का दुश्मन तो नहीं? देवता करे ऐसा ही हो। हम अपने नए महाराज के जुल्म सितम से तंग आ गए हैं। सच कहते हो भाई, नए महाराज चित्तदंड ने तो हमारा जीवन ही नरक तुल्य बना दिया। हमारे पहले महाराज कितने अच्छे थे, वह यानी प्रजा का कितना प्रेम था पता नहीं। चित्तदंड उस ने उसका क्या किया, जिंदा है या नहीं? मैं तो भाई देवता से हमेशा प्रार्थना करता हूँ रहता हूँ कि नए महाराज का सर्व सत्यानाश हो जाए। हमारे पुराने महाराज कृपानंद जी पुनः कृपानंद जी पुनः मिल जाएं। सी ऐसा मत बोलो, यदि महाराज के वेदियों ने सुन लिया तो हमें जिंदा दफन कर देंगे। ठीक कहते हो भाई, अपने अपने काम धंधे पर लगो। और फिर अपने अपने रास्ते हो लिए। सिर दिए राजा के सैनिक की दृष्टि आकाश में उड़ते टन गोपाल पर पड़ी। अरे वह देखो, एक इंसान जादुई गलीचे पर सवार हो उड़ा जा रहा है। जरूर वह किसी दूसरे लोक का वासी है। आगे चलकर पकड़ते हैं उसे। और सैनिक उसी दिशा में दौड़ पड़े जिस ठन गोपाल उड़ा का गया था। उधर ठन गोपाल भी खतरे का अभ्यास होता देर नहीं लगी। सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं, जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर उतर जाना चाहिए। जादुई गलीचे मेरी मुझे जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर उतार दे। और अगले ही पल गलीचा एक वीरान स्थान पर उतारने लगा। जमीन पर उतरने के बाद बस अब मुझे इस गलीचे को अपने वस्त्रों के भीतर छिपा लेना चाहिए। फिर ठन गोपाल गलीचे को लपेट कर वस्त्रों के भीतर छिपाया और सैनिकों वहां पहुंचे। ए भद्र इंसान, क्या तुम यहाँ गलीचे पर सवार किसी व्यक्ति को उड़ते देखा है? हाँ, वह उस इस तरफ गया है। कोई बहुत बड़ा जादूगर प्रतीत होता है। चलो भाई साथियों, हमारी नज़रों से धूल झोंक कर निकल न जाए। वाह बेटा ठन गोपाल बच गए। अब पहले चल कर नगर घूमूं, फिर चित्रदंड जादू चित्रदंड से पास चलूंगा। और कुछ ही देर बाद मैं नगर के सबसे बाजार में था। क्यों ना यहाँ बेहोश करने वाली दवा दवा ले लूँ, हो सकता है ज़रूरत पड़े। और ठन गोपाल ने एक दुकान पर बेहोश करने वाली दवा खरीदी और फिर भोजनालय में बैठकर भरपेट भोजन किया। अब मुझे जादूगर चित्रदंड के राजमहल में चलना चाहिए। और कुछ देर बाद वह राजा चित्रदंड के दरबार में उपस्थित था। महाराज की जय जयकार हो। कौन हो भाई तुम नौजवान, और हमारे किस उद्देश्य से आए हो?
जल्दी से अपना अभिप्राय बताओ, और हमारे पास समय बर्बाद नहीं करने का नहीं है। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और आपसे लिए एक जादुई गलीचा लाया हूँ, क्या आप उसे खरीदना कृपा करेंगे? या उससे हमारे अलावा इस देश में 5 जादुई वस्तु नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये देखिए, सैनिकों को गिरफ्तार कर लो इस युग को। लेकिन मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा महाराज? इसलिए यदि तुम्हारा गलीचा वास्तव में जादू का है तो तुम्हारे देश में देश के वासी नहीं हो सकते, जबकि दूसरे लोग के इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि मेरी मौत के कारण दूसरे लोग का इंसान होगा। राजा की बात सुनकर चतुर ठन गोपाल ने तुरंत एक कहानी गढ़ी और बोला, महाराज, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं इसी देश का वासी हूँ और यह भी सच है कि मैं यह जादुई गलीचा है। तुम दोनों बातें सच नहीं हो सकती। या तो तुम इस देश के वासी नहीं हो, यदि हो तो यह तुम्हारा गलीचा जादुई नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के एक एक जादू की वस्तु मेरे पास है। और यदि तुम्हारे देश में का कोई वासी किसी जादुई वस्तु को छिपाने की कोशिश करता है तो हम उसका पता जादुई चंदनहार से लगा लेते हैं। आपका कहना सच है महाराज, लेकिन जो भी कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। जादुई गलीचा कल रात को एक परी ने मुझे आकर दिया था। परी ने? हाँ महाराज, और कहा था यह जादुई गलीचा मेरी गली गरीबी पर तरस खाकर दे रही है और इसे ले जाकर आपको भेज दूं। क्या बकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम कोई मूर्ख बनाकर अपना यह मामूली गलीचा मेरे को बेचना चाहते हो ताकि मैं ढेर सारा धन प्राप्त कर लो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है महाराज। मेरी बात का सच्चाई का पता इस पर सवारी करने से लग सकता है। ठीक है, इसे फर्श पर बिछाओ। पहले हम यह देखेंगे तुम्हारा गलीचा वास्तव में जादुई है या नहीं। उसके बाद हम अपने जादुई शक्ति से पता चलाएंगे कि यह देख तुम किस देश के वासी अ- हो अथवा नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। टन गोपाल ने गलीचा फर्श पर बिछा दिया और राजा चित्रसेन उस पर सवार हो गए। सुन रहे जादुई गलीचे, हमें राजमहल से बाहर लेकर आसमान की सैर करा। तुरंत, वाह, सचमुच नौजवान जादुई गलीचा है, वाह। हाँ महाराज के संग्रहालय में जादुई की एक से एक वो बढ़ जाएगी, वो एक वस्तु और बढ़ जाएगी। और पलक झपकते ही जादुई गलीचा राजमहल से निकलकर आकाश की ऊंचाई में उड़ने लगा। वाह, क्या नज़ारा है! सचमुच ये तुम्हारा गलीचा हमारे पास मौजूद हर जादुई वस्तु से न्यारा है। चलो नीचे उतारो, अभी लीजिए महाराज। तुरंत परंतु ठनठन गोपाल गलीचे को नीचे उतारने का आदेश न देकर दूसरा आदेश दिया, ए जादुई गलीचे, हमें इस कुलोक से बाहर ले चल। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहता हूँ तुम इसे नीचे उतारो। यह अब यह कुलोक से बाहर ही नीचे उतरेगा महाराज। यह क्या तुम्हारी यही मत ठहरो, तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ। ए चंदनहार, और लेकिन इससे पहले कि राजा अपने गले में पड़े चंद्रहार को आदेश देता, ए मुझे छोड़, तुम क्या कर रहे हो? और लेकिन टंडन गोपाल ने राजा को बेहोशी की दवा सूंघा कर बेहोश कर दिया। आहा, मेरा कार्य पूरा हुआ। चित्र दंड समेत हार को पाकर एक आंख वाला गधा निश्चिंत ही प्रसन्न हो जाएगा। जबकि यह गिलीचा जबकि यह गिलीचा अब कुलोक से बाहर बाहर की ओर जा रहा था। और सिद्धि गलीचा कुएं से बाहर निकला। गलीचे को बाहर निकलता देख, वाह, तुम आ गए भाई। हाँ, हाँ गधे भाई, और साथ में तुम्हारे हार हार और शिकार दोनों को ले आया, ये देखो। वाह, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अब जरा विचित्र दंड को गले से निकाल कर मुझे पहनाओ, अभी लो। और ठन गोपाल ने राजा के गले से हार उतार कर गधे को गले के में डाल दिया। ये मांत्रिक शक्तियाँ मुझे, चमत्कारी हार मुझे पूर्ण मेरे पूर्ण शरीर में ले आओ। और तुरंत ही चमत्कार हुआ। गधा एक सुंदर व जवान राजा में परिवर्तन हो गया। तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद भाई ठन गोपाल, तुम्हारी वजह से आज अपना वास्तविक रूप में आ गया, वरना इस दुष्ट विचित्र ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था। आखिर तुम कौन हो भाई, और यह सब क्या चक्कर है? सुनो,
मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मैं कुंभलोक का असली राजा कृपानंद हूँ। कबीर, यह दुष्ट विचित्रदंड मेरे विशेष सलाहकार था, लेकिन एक दिन सोते समय इन्हें धोखे से मेरे गले से चंदन हार तो और जादुई शक्ति का धारक था निकाल लिया और किसी जादू हार से एक आंख वाला गधा बनकर कुलोक से बाहर खदेड़ दिया और राजा खुद राजा बन बैठा। ओ, यह बात है। अच्छा महाराज, आपका काम हो गया, अब मेरा काम भी कर दीजिए। मेरा धन मुझे लौटा दीजिए अवश्य। और इतना कहकर कृपानंद ने अपना मुंह खोला और उसमें से दुर्जन सिंह का दिया धन बाहर निकलने लगा। वाह, ये सब कुछ वाह, सब कुछ एक आश्चर्यजनक सपने की जैसा लग रहा है। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए। अपनी विपदा मैं अपने बता चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ लोहगढ़ पहुँचना है। राजा दुर्जन सिंह धन देकर उसके कब्जे में अपनी पेशी को छुटाना है। इतनी जल्दी भी क्या है मित्र, तुम मेरे साथ मेरे देश चलो। वहाँ कुछ दिन मेहमान बनकर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुशी होगी। नहीं महाराज, मैं आपके देश नहीं जा सकता। पता नहीं मुझे वापस लौटता देख राजा दुर्जन सिंह मेरी भावी पत्नी के साथ क्या सलूक करे। अपनी प्रीति को तुम तनिक चिंता न करो। ऐसा उपाय कर दूंगा कि राजा दुर्जन सिंह उसका कुछ न बिगाड़ सके। फिर उसने राजा दुर्जन सिंह से तुम्हें जितना परेशान किया है उसके लिए उसको सबक सिखाना है। यदि ऐसी बात है तो फिर किस बात की चिंता। आप चलिए, आपके साथ चलता हूँ। और दोनों जादुई गलीचे पर सवार हुए। ठन गोपाल को आदेश देते ही गलीचा पुनः कुआलोक में चल दिया। महाराज, अब आप विचित्र दंड के साथ कैसे सलूक करेंगे? कल इसे नगर के मुख्य चौराहे पर सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यही इसकी सजा दुष्ट के लिए उचित होगी। और राजा कृपानंद ने ठन गोपाल के साथ राजमहल के सामने उतरा तो प्रजा उसे जीवित देखकर सुकुशल देखकर प्रशंसा से नाच उठी। महाराज कृपानंद की जय। महाराज कृपानंद जिंदाबाद। पूरे नगर में वह दिन त्योहार के रूप में मनाया गया और अगले दिन भोर होने के साथ ही दुष्ट विचित्र दंड को भरे चौक पर फांसी पर लटका दिया गया। और ठन गोपाल कृपानंद की मेहरबानी से उसका एक दोस्त बन गया और कई दिन वहाँ रहा। कृपानंद को खूब अवगत की। वाह बेटा ठन गोपाल, तुम जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किया होगा जिसकी वजह से आज तुम्हें राजसी सुख प्राप्त है। और एक दिन, बस बंधु, अब मैं तुम्हारे यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे रहकर अपनी प्रिय कामनी की याद आ रही है। मुझे विदा दो। ठीक है मित्र, चलो तुम्हें कुएं से बाहर छोड़ आता हूँ। राजा कृपानंद ने उसे लेकर कुएं से बाहर जंगल में पहुंचा। तुम्हें याद है न मित्र, तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे देश के राजा दुर्जन सिंह को सबक सिखाना चाहता हूँ। याद है मित्र, लेकिन तुम किस तरह सबक दोगे अभी देखो, कहकर और कृपानंद ने अपने गले में पड़े चंद्रहार को पकड़कर बोला, ये चमत्कारी शक्ति के स्वामी लोहगढ़ के राजा दुर्जन सिंह को छोड़कर उसका नगर के दरबारी मंत्री सेनापति सैनिक प्रजा यहाँ सब लेकर यहाँ जंगल में बसा दो। और उधर लोहगढ़ में उस समय राजा दुर्जन सिंह का दरबार चल रहा था और अचानक ही सब कुछ गायब हो गया और राजा दुर्जन सिंह खाली जमीन पर आ गिरा। और होश दुरुस्त होते ही, ओह, यह अचानक कैसे चमत्कार हुआ? मेरा राजमहल, मंत्री, दरबारी सब कहाँ गायब हो गए? अरे दूर दूर तक मेरे नगर का नामो निशान नहीं। ये ईश्वर, यह सब कैसे हो गया? अरे कोई है, कोई मेरी पुकार सुन रहा है, लेकिन चारों तरफ से कोई उत्तर न मिला। हाय, अब मैं अकेला इंसानी धरती पे बचा हूँ। हाय राजा, तेरा बच गया बाजारे। बू बू, किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बाजा बजा दिया। राजा का बच गया बाजा। बू। तभी ए ये कैसा कपड़ा जो हवा में उड़ता हुआ आ रहा है?
और सिर दी। कपड़ा राजा के हाथ में पहुंचा। अरे, इस पर तो कोई संदेश लिखा है। श्रीमान राजा, तुम्हारा बच चुका है बाजा। तुम्हारे महल के सैनिक, प्रजा, नगर सब मेरे अधीन है। अपनी सलामती चाहते हो तुरंत जंगल में मेरी सेवा पे हाजिर हो। राजा ठनठन गोपाल हैं। राजा ठनठन गोपाल, तो मैं यह सब तो उसी का किया धरा है। और उप सेनापति और महामंत्री ठीक ही कहते थे कि उसे परेशान करने से मेरा नुकसान हो सकता है। अब तो मैं भी साबित हो चुका है कि वह वास्तव में बुद्धिमान है और अपने दिमाग की सारी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। अब वास्तव में मेरी भलाई इसी में है, तुरंत जाकर उससे माफी मांगू। और राजा दुर्जन सिंह के जंगल में पहुंचा तो अपना पूरा नगर उसी में बसा देखा। और राजा नगर में प्रविष्ट हुआ तो उसकी ओर किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ओ, शायद मेरी प्रजा के सिर पर ठनठन गोपाल का जादू चढ़ गया है, मुझे पहचान तक नहीं रही। और निराश राजा राजमहल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ राजा कृपानंद और कामनी ठनठन गोपाल राज सिंहासन में बैठे देखा उसने। सेनापति और महामंत्री के साथ तमाम दरबारी मौजूद थे। आइए आइए श्रीमान दुर्जन सिंह, हम आपके दरबार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए हमारे दिमाग का कमाल। आपने तमाम मंत्री सेनापति हमारे अधीन है। विश्वास न हो तो इनसे पूछ कर दे सकते हैं। यह क्या सच है दरबारी गण? हाँ, हम सब ठनठन गोपाल के सेवक हैं। और मंत्री जी, महामंत्री, सेनापति जी, हम भी ठनठन गोपाल के दास हैं। ओह, विश्वास नहीं होता। यह सब ठनठन गोपाल को अपना राजा मान लिया। क्यों श्रीमान दुर्जन सिंह, क्या हमारी बात पर विश्वास आया? हाँ ठनठन गोपाल, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा तुमने यह चमत्कार किया कैसे? तो सुनिए मेरे मित्र राजा कृपानंद जी, इनकी कृपा से यह सब चमत्कार हुआ। फिर ठनठन गोपाल ने राजा दुर्जन सिंह को सारा किस्सा सुना दिया। सब कुछ सुनकर मुझे क्षमा कर दो ठनठन गोपाल, मैं तुम्हारे दिमाग को लोहा मानता हूँ। कृपा मुझे मेरा राज लौटा दो। अवश्य लौटा दूंगा। मुझे वैसे भी राज करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। वह क्या? वह यह है कि आप कि कभी भी मेरी शांति प्रिय जिंदगी को शांति भंग करने का प्रयास नहीं करोगे और अपनी तरफ से जिंदगी जीने दोगे। मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तब ठनठन गोपाल ने राजा कृपानंद से कहकर पूरा नगर वहीं पहुंचवा दिया जहाँ पहले से स्थित था। लेकिन महाराज, अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और मुझे मेरी पत्नी को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद ठनठन गोपाल, तुम्हारा उपकार या नहीं भूलूंगा। राजा ने सिंहासन पर ग्रहण करने पर दरबारी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। महाराज दुर्जन सिंह अमर रहे, महाराज दुर्जन सिंह जिंदाबाद। राजा दुर्जन सिंह ने उसी समय ठनठन गोपाल को न केवल बहुत सारा धन दिया, बल्कि रहने के लिए एक शानदार महल भी बनवा दिया। और ठनठन गोपाल उसकी पत्नी कामनी आनंद महल में रहने लगे। लेकिन एक दिन ठनठन गोपाल का सारा धन खत्म हो गया। अजी कहती हूँ कि तुम बेहतर छोड़कर उठ खड़े होइए और इस समय जाकर कोई का धंधा करनी है, वरना मुझसे बुरा न होगा। सत्यानाश, फिर शांति शांति। अजी मैं कहती हूँ कि आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं या नहीं? उतरता हूँ बाबा, उतरता हूँ। ठनठन गोपाल अपनी पत्नी के आगे हार माननी पड़ी और उसे उसी समय किसी काम धंधे की तलाश में निकलना पड़ा। उप कौन कहता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी और बुद्धिमान आदमी हूँ? भला मुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है जिसे जानबूझकर विवाह जैसी खाई में छलांग लगाई? और दोस्तों, मूर्खता का परिणाम आपके सामने है। जो काम राजा नहीं कर सकता, वह काम आज मेरी पत्नी कराने जा रही है। झाड़ू के जोर से समाप्त दोस्तों।